हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई मोहब्बत की दास्तान लेकर। उम्मीद करते हैं हमारी पिछली कहानियों की तरह आप इस कहानी को भी ढेर सारा प्यार देंगे। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुझे पाने की तमन्ना दिल से निकाल दी मैंने, मगर आंखों को तेरे इंतज़ार की आदत सी बन गई थी। क्या बस इतनी ही मोहब्बत थी जो साथ में ना छोड़ दिया। मैंने तो तुम्हें हमदर्द माना था, तुमने तो दर्द से रिश्ता मेरा जोड़ दिया। इतना कहकर पुलिस की वर्दी पहने अपने केबिन में बैठे अव्यक्त ने अपनी आंखें खोली, जिसमें से आंसुओं की कुछ बूंदें बह आई। उन्हें अपनी उंगली से पोंछकर उसने अपने आंसुओं से भीगे हाथ को देखा और फिर फीका सा मुस्कुराते हुए बोला, जब से गए हो बस यही तो मिला है, बेतहाशा किसी को चाहने का यही सिला है। आंसू तो जैसे आंखों में बस ही गए हैं। क्यों बनाया तुमने ये दर्द का सिलसिला है। इतना कहकर उसने अपने आंसुओं को पूरी तरह से साफ किया और सामान्य होकर बैठ गया। लेकिन अब बस रोने से फायदा भी क्या है, तुम तो वापस आने ही नहीं वाली। अव्यक्त और भी कुछ बोलता उससे पहले ही एक कांस्टेबल अंदर आ गया। उसने आकर अव्यक्त को जय हिंद कहा तो उसने भी मुस्कुराकर जय हिंद बोल दिया। सर, तो कैसा लगा आपको हमारा फतेहाबाद। कांस्टेबल ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। अब तक अव्यक्त खुद को संभाल चुका था। वो मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा है। इतना कहकर उसने मन में ही कहा, यूँ तो पूरा शहर देखा था मैंने, एक अलग ही एहसास जुड़ा था इससे। पर अब वो सारे एहसास ख़त्म हो चुके हैं। तुम्हारे जाने के बाद इस शहर से मेरे वो एहसास भी ख़त्म हो गए। सर, अव्यक्त को अपनी सोच में गुम देखकर कांस्टेबल ने उसे आवाज़ लगाई तो वो अपने ख्यालों से बाहर आकर बोला, हाँ, आप कुछ कह रहे थे। कांस्टेबल ने उससे पूछा तो अव्यक्त उसके बेज पर लिखे उसके नाम को पढ़कर बोला, हाँ आनंद जी, मैं ये कह रहा था कि अपने नए एसआई को अपना थाना तो दिखा दीजिए। अरे सर, लेकिन आप अभी आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। आनंद ने कहा तो अव्यक्त अपनी जगह से खड़ा होकर उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आनंद जी, हम पुलिस वाले हैं और हमारे लिए आराम करना पाप है, पाप। और ये पाप मैं तो नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात पर दोनों ही मुस्कुरा दिए और फिर आनंद उसे अपने साथ अपने थाने को दिखाने लगा। आखिर में आनंद ने उसे अपने लॉकअप को दिखाया, जिसमें एक लड़की अपने सिर को घुटने को ऊपर इस तरह टिकाए बैठी थी कि उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अव्यक्त ने लॉकअप के पास जाकर उसे गौर से देखा। पीछे से आनंद बोला, सर, इसकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि इतनी मासूम सी दिखने वाली लड़की किसी का खून भी कर सकती है। पर सच तो यही है कि इसने ऐसा किया है। अपने ही पति के पेट में खंजर घोंपकर उसकी जान ले ली इसने। उसकी बात सुनने के बाद अव्यक्त फिर से उस लड़की को गौर से देखने लगा तो उसके गले में उसे कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने बड़े ध्यान से उसे देखा तो उसके गले में उसे एक लॉकेट दिखाई दिया, जिसे देखकर अव्यक्त की आंखें हैरानी से फैल गई। इसके साथ ही उसके जहन में कुछ बातें सुनाई देने लगी। ये लॉकेट किस लिए। तुम्हारे लिए। पर मेरे लिए क्यों। और ये कुछ अलग सा भी लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये लॉकेट ऐसा वैसा लॉकेट नहीं है, हमारे प्यार की निशानी है। देखो, इसमें ए लिखा हुआ है, मतलब अव्यक्त की अनवी और अनवी का अवी। इसी के साथ उसके जहन में हंसी गूंजी, लेकिन इसने उसकी आंखों में एक डर और नमी ला दी थी। वो एक खौफ के साथ गले से थूक को गटकते हुए बोला, अनवी। इस आवाज़ पर उस लड़की ने अपना सिर उठाया। एक पतली सी साड़ी जख्म भरे चेहरे पर आते हुए उसके बाल, उन्हें देखकर अव्यक्त को एक पल नहीं लगा ये पहचानने में कि वो उसकी अनवी ही थी। उसका दिल तड़प उठा। वहीं अनवी का भी यही हाल था। वो दौड़कर उसके पास आया। दोनों के बीच में लॉकअप की वो सलाखें थी। दोनों ने एक दूसरे के चेहरे को छुआ और दोनों की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अनवी, ये क्या हो गया। तुम्हारी ये हालत। अनवी तो रोए जा रही थी, कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी वो। अचानक ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अव्यक्त ने आनंद को लॉकअप खोलने के लिए कहा तो आनंद ने तेजी से लॉकअप खोला। अव्यक्त दौड़कर उसके पास गया और उसके सिर को अपनी गोद में रखा। उसने उसके गाल को थपथपाया लेकिन वो नहीं उठी। तो अव्यक्त ने आनंद से डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। आनंद दौड़कर डॉक्टर को फ़ोन करने के लिए बाहर चला गया।
अव्यक्त ने अनवी का चेहरा देखा जो कि जख्मी था। उसका हर एक जख्म उसके दिल को चीर रहा था। वो अपनी बहती आंखों से ही बोला, ये सब क्या हो गया अनवी? मैं तो अपनी हंसती खेलती अनवी को यहाँ छोड़कर गया था, फिर मेरी वो अनवी इस अनवी में कैसे बदल गई? डॉक्टर ने आकर अनवी का चेकअप किया और बताया कि खाना ना खाने की वजह से उसे चक्कर आ गए थे और उसे थोड़ी देर में होश आ जाएगा। आनंद डॉक्टर को बाहर छोड़ने चला गया। अव्यक्त अनवी को अपनी गोद में लेकर उसका मायूस और हताश सा चेहरा देख रहा था, जिस पर वो भाव थे ही नहीं जो तब थे जब वो उससे मिला था। यही सोचते हुए वो खो गया उन ख्यालों में जब वो अनवी से मिला था 2 साल पहले। ओ गॉड, सारा मार्केट छान मारा लेकिन मेरे फेवरेट गॉगल्स नहीं मिले। अब कहाँ ढूंढूं मैं उन्हें? अव्यक्त ने परेशान होकर मार्केट में एक तरफ बेंच पर बैठते हुए कहा। तभी उसकी नज़र सामने की एक दुकान पर पड़ी जहां उसे वो चश्मे दिखे जिन्हें वो कब से ढूंढ रहा था। वो तेजी से दौड़कर उस दुकान पर गया और उसने दुकानदार से कहा, अंकल थैंक यू सो मच। उसकी बात पर वो दुकानदार चौंका और बोला, थैंक यू किस लिए बेटा? अरे अंकल, पूरा मार्केट छान मारा पर ये गॉगल्स नहीं मिले, लेकिन आपके पास है तो थैंक यू तो बनता है ना। उसकी बात पर वो दुकानदार और अव्यक्त दोनों ही मुस्कुरा दिए। ठीक उसी वक्त वाइट कलर का अनारकली सूट पहने एक लड़की वहां आई। उसके होंठ तो गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी थे, साथ ही गालों पर भी एक अलग ही चमक थी। सूरज की रोशनी में उसका गोरा रंग और भी ज्यादा निखर रहा था। वो भी आकर उसी दुकान के आगे रुकी। अव्यक्त की नज़र तो उस पर ही ठहर गई। वो एकटक उसे ही देखे जा रहा था। गिरीश अंकल, कैसे हैं आप? उसने अपनी प्यारी और मीठी आवाज़ में कहा तो वो दुकानदार मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ अम्मी बिटिया, तुम कैसी हो? ओफो अंकल, कितनी बार बताऊं आपको कि मेरा नाम अवनी नहीं अनवी है। उसने अपने निचले होंठों को ऊपर करते हुए कहा तो गिरीश जी बोले, अरे बिटिया, एक तो मैं इस नाम को बड़ी मुश्किल से ले पाता हूँ, ऊपर से तुम मुझे इससे भी खतरनाक नाम बोलने को कह रही हो। उसकी बात पर अनवी खिलखिला दी और उसकी हंसी को देखकर अव्यक्त के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। कैसे आना हुआ बिटिया? गिरीश जी ने पूछा तो अनवी अपने माथे पर चपत लगाते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, वो मुझे ना पापा के लिए उनके फेवरेट गोगल्स चाहिए थे। बिटिया, तुमने थोड़ी देर कर दी, एक ही बचा था और वो इस लड़के ने ले लिया। गिरीश जी ने अव्यक्त की तरफ इशारा करके कहा तो अनवी की नज़र अव्यक्त पर गई जो कि उसे ही देखे जा रहा था। अनवी ने अब तक जो भी कहा वो उसे सुनाई ही नहीं दिया। एक्सक्यूज मी, अनवी ने उससे कहा लेकिन उसने सुना ही नहीं। तो अनवी उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, हेलो। तब जाकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया। हाँ, अव्यक्त ने हैरानी से उससे पूछा। तो वो बोली, आप कोई दूसरी शॉप से ये गॉगल्स खरीद सकते हैं प्लीज़? पर क्यों? वो मुझे घर जाने के लिए देर हो रही है और मैं अभी इस शहर में आई हूँ, इसलिए ज़्यादा दुकानों के बारे में जानती नहीं हूँ। इसलिए आप इसे मुझे दे दीजिए, आप कोई दूसरा देख लीजिए। जी, अव्यक्त ने कहकर उसे वो चश्मा पकड़ाया और फिर उससे बोला, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आपको नहीं लगता कि ये मेल गॉगल्स आपके ऊपर अच्छे नहीं लगेंगे? अव्यक्त की इस बात पर अनवी फिर से खिलखिलाकर हंस दी। तो अव्यक्त के चेहरे पर फिर से एक मुस्कान आ गई और वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगा। तो वो बोली, मैं इसे अपने लिए नहीं, अपने पापा के लिए ले जा रही हूँ, वो कल उनका बर्थडे है। ओ अच्छा, अव्यक्त ने कहा तो गिरीश जी बोले, लेकिन बेटा, तुम तो पूरे बाजार के चक्कर काट के आए हो इसके लिए और अब इसे यूं ही दे दोगे? गिरीश जी ने कहा तो अनवी ने हैरानी के साथ गिरीश जी से पूछा, ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? हाँ बेटा, अभी इसने बताया कि पूरे बाजार में घूमा है ये इसके लिए, तब जाकर मेरी दुकान से उसे ये चश्मा मिला और अब ये तुम्हें दे रहा है। गिरीश जी की बात सुनकर अनवी ने चौंक कर अव्यक्त की तरफ देखा और बोली, लगता है ये आपके फेवरेट गॉगल्स हैं और इसीलिए आपने इनको हर जगह ढूंढा और इतनी कोशिशों के बाद ये मिले भी तो आपने मुझे दे दिए। उसकी बात पर अव्यक्त मुस्कुराया और बोला, मेरा क्या है, मैं तो फिर कभी खरीद लूँगा, पर फिलहाल आपको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है इनकी। आफ्टर ऑल आपके पापा का बर्थडे है तो उनकी गिफ्ट तो खास होनी ही चाहिए। सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कहकर वो वहाँ से चली गई। लेकिन 2 कदम चलकर वो मुड़ी और फिर अव्यक्त के पास आकर बोली, फ़ोन निकालिए अपना। जी? अरे फ़ोन निकालिए अपना, अनवी ने अपनी बात को थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। तो अव्यक्त ने फ़ोन अपनी जेब से निकाला तो अनवी ने उसे उससे ले लिया
और उसमें एक फ़ोन नंबर सेव करके अव्यक्त को दे दिया और बोली, ये मेरा नंबर है, इस पर मैं आपको मेरे घर का एड्रेस सेंड कर दूंगी। कल आपको मेरे पापा की बर्थडे पार्टी में आना है। अन्वी की बात पर अव्यक्त हैरानी से उसे देखते हुए बोला, पर हम अभी मिले हैं और आप मुझे इनवाइट कर रही हैं? ओहो, अच्छे लोगों की पहचान एक नज़र में ही हो जाती है और मेरी नज़र साफ साफ बता रही है कि आप बहुत ही डिसेंट बंदे हैं। मैं आपको एड्रेस सेंड कर दूंगी, आइएगा ज़रूर। कहते हुए वो वहाँ से चली गई। अव्यक्त ने उसके जाने की दिशा में हैरानी से देखा और फिर मुस्कुरा दिया। आज अव्यक्त बहुत खुश था। आखिर अन्वी ने उसे अपने पापा की बर्थडे पार्टी में इनवाइट जो किया था। वो पूरी तरह से तैयार होकर घर से बाहर निकला। पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी करते हुए अव्यक्त फतेहाबाद के एक छोटे से कमरे में रहकर ही पढ़ाई कर रहा था। उसके कमरे से बाहर ही सब्जी मंडी लगा करती थी। एक सब्जी वाला सड़क के उस तरफ से इधर अपने ठेले को लेकर आ रहा था। तभी एक गाड़ी तेजी से आई और उसके ठेले को टक्कर मारकर चली गई। वो तो अच्छा हुआ कि वो सब्जी वाला बच गया। अव्यक्त ने जब ये देखा तो उसकी भवें तन गई। वो उसी तरफ था, इसलिए गाड़ी को रोकने के लिए वो हाथ में एक डंडा लेकर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, जिससे गाड़ी के ड्राइवर को गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी के अंदर बैठा अधेड़ उम्र का शख्स ड्राइवर के अचानक गाड़ी रोकने पर उससे बोला, गाड़ी क्यों रोक दी? सर, वो उसने सामने की तरफ इशारा किया तो उस शख्स ने अव्यक्त को हाथ में डंडा पकड़े हुए देखा। उसने ड्राइवर से उसे हटाने के लिए कहा तो ड्राइवर बाहर आया और अव्यक्त से तेज आवाज में बोला, ए मरना क्या है, गाड़ी के आगे आकर जा यहाँ से। अव्यक्त ने अपनी देखती हुई नजरों से उस ड्राइवर को देखा और बोला, अगर तुम्हारा मालिक गाड़ी के बाहर नहीं आया तो सच में तुम्हारी गाड़ी के आगे आकर मरूंगा। फिर मत कहना कि मैंने पहले बताया नहीं था। अच्छा, तू निकालेगा मेरे मालिक को गाड़ी से बाहर? ड्राइवर ने अपनी आंखें बड़ी करके कहा। तो अव्यक्त ने पहले अपने हाथ में पकड़े डंडे को देखा और फिर उस ड्राइवर को देखकर बोला, नहीं तू। अव्यक्त की आंखों में अलग ही तरह का रोष देखकर वो ड्राइवर भी डर गया और गाड़ी के अंदर जाकर अपने मालिक से बोला, सर बोल रहा है कि अगर आप बाहर नहीं गए तो हमारी गाड़ी के आगे आकर मर जाएगा। अब उस शख्स को भी गुस्सा आया तो वो गाड़ी से बाहर निकला और अव्यक्त के सामने पहुंचकर बोला, मरने का अगर इतना ही शौक है तो कहीं और जाकर मरो, मेरी गाड़ी के आगे नहीं। क्या करूं, आपकी गाड़ी को बहुत शौक है ना लोगों की जिंदगियों से खेलने का, तो सोचा क्यों ना मैं भी इस खेल में शामिल हो जाऊं। अव्यक्त ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा तो वो शख्स उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। देखिए जरा कैसे आपकी इस गाड़ी ने उस इंसान की कितने ही दिनों की रोजी रोटी को खत्म कर दिया। अव्यक्त ने पीछे की तरफ इशारा करके कहा तो उस शख्स ने पीछे देखा। उस सब्जी वाले का ठेला और उस पर रखी सारी सब्जियां गिरकर गाड़ी की वजह से कुचल गई थी। वो बेचारा उनकी तरफ देखकर रोए जा रहा था। हाँ तो मैं क्या करूं, गलती उसकी है, देखकर चलना चाहिए था ना। सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, अगर कोई आंख बंद करके चलेगा तो इसमें मेरी क्या गलती? उस शख्स ने सारी गलती को उस सब्जी वाले पर डालते हुए कहा। तो अव्यक्त अपने हाथों को आपस में समेटकर बोला, और यही बात मैं आपसे बोलूं तो? मानो उस बेचारे के पास आंखें नहीं थी, पर आपके पास तो चार चार आंखें थी। हाँ, दो आपकी और दो आपके ड्राइवर की, लेकिन फिर भी आपने बिना उसके ठेले को देखे उसको टक्कर मार दी। अव्यक्त की बात सुनकर उस शख्स को गुस्सा आ गया और वो उससे बोला, ए, पता भी है किससे बात कर रहा है तू? अंकुश, अंकुश वर्मा नाम है मेरा। शायद जानता नहीं है मुझे। अभी तुझे खड़े खड़े यहां से उठवा सकता हूं। अव्यक्त हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपको अभी भी समझ नहीं आया कि आपने कितनी बड़ी गलती की है? आपको पता भी है ये सभी कितनी मेहनत से चंद पैसे कमाते हैं। पूरा दिन धूप बारिश सर्दी सब चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद इन्हें कुछ पैसे मिलते हैं और तब जाकर इनके घर का चूल्हा जलता है। आज आपकी इस गलती की वजह से उस बेचारे के घर में सभी को भूखा रहना पड़ेगा। हाँ तो मैं क्या करूं? उसकी गलती थी तो उसे भुगतना पड़ेगा। गलती आपकी भी थी तो आपको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ज़्यादा कुछ नहीं, बस उसके नुकसान की भरपाई कीजिए और उससे माफ़ी मांग लीजिए। अव्यक्त ने मुस्कुराकर कहा तो अंकुश जी गुस्से और घमंड से भरे लहजे में बोले, माफ़ी, और वो भी इन सड़क छाप लोगों से कभी नहीं। इनकी औकात मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। घमंड आपकी बातों से साफ साफ दिख रहा है कि आपको अपनी इस अमेरिका कितना घमंड है।
पर क्या फ़ायदा इस घमंड का, पूरी ज़िंदगी तो ये अमीरी आपके पास रहेगी नहीं। हाँ, इससे आप अगर लोगों की मदद करते तो शायद आपको दुआएं मिलती और आपका बुढ़ापा अच्छे से गुजर जाता। लेकिन आपकी ये अमीरी सिर चढ़कर बोल रही है। मदद करने की बजाय आप तो लोगों के घर तोड़ रहे हैं। याद रखिएगा, वक्त के पासे को पलटने में समय नहीं लगता। अंकुश जी उसे गुस्से से घूर रहे थे, तभी अव्यक्त ने उन्हें टेढ़ी नजरों से देखकर कहा, मत करो इतना गुरूर, एक दिन ये टूट ही जाएगा। इसे वक्त कहते हैं साहब। आज आपका है तो कल मेरा आएगा। देखे हैं हमने भी बड़े बड़े अमीर जिन्हें फकीर बनते हुए वक्त नहीं लगा। जिंदगी में अगर कर जाते कुछ अच्छा तो नसीब देता ना उन्हें दगा। अव्यक्त की इन बातों ने अंकुश जी के गुस्से को सातवें आसमान पर चढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बेतुकी शायरियों से डर जाऊंगा मैं? डरने के लिए नहीं, समझाने के लिए कुछ लाइंस कही थी, पर शायद अभी आपको ये बातें समझ नहीं आएंगी। हाँ, एक दिन ज़रूर आएंगी, ये वादा है मेरा आपसे। अव्यक्त ने कहा तो अंकुश जी ने अपनी नज़रें फेरी और गाड़ी की तरफ बढ़े कि अव्यक्त ने उन्हें रोका। आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा कि उस इंसान से माफ़ी मांगकर उसके नुकसान की भरपाई कर दीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा, समझे तुम? कहकर अंकुश जी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला कि किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अंकुश जी ने गुस्से से पलटकर देखा तो दो तीन लोग उनके पास खड़े थे। देखकर लग रहा था कि वो लोग उन्हीं सब्जी वालों में से थे। अंकुश जी ने पहले गुस्से से उन्हें देखा और फिर उनका हाथ झटक कर वो गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। लेकिन गाड़ी आगे बढ़ती कैसे? सामने सात आठ सब्जी वाले अपने हाथ में डंडे लेकर खड़े थे। उन्होंने गाड़ी को पीछे करने की भी सोची, पर पीछे भी सात आठ लोग मौजूद थे। अव्यक्त उनकी गाड़ी के पास आया और उनकी खिड़की को खुलवाया। अंकुश जी ने खिड़की खोली तो अव्यक्त बोला, आपके इस गरूर से कहीं ज्यादा स्ट्रोंग है इन सब की एकता। आज आपने किसी एक का नहीं बल्कि इन सब का नुकसान किया है। भले ही सब्जियां बेचते समय इनका आपस में कंपटीशन रहता है, लेकिन मुसीबत में ये एक परिवार बनकर सबसे भिड़ जाते हैं। अब आप ही डिसाइड कीजिए कि आपको माफ़ी मांगकर उनका नुकसान भरना है या फालतू में अपनी गाड़ी और हड्डियों को तुड़वाना है। अंकुश जी ने गुस्से में तमतमाए हुए कहा, तुम सबको जेल की हवा खिलवा सकता हूं मैं, वो बाद में देखा जाएगा, पर उससे पहले तो जमकर आपकी पिटाई होगी ना। यहाँ कोई भी डरता नहीं है कि आगे होगा क्या, पर आगे जो भी होगा उससे आपको डरने की ज़रूरत है। अंकुश जी ने गुस्से में अपनी आंखें बंद कर ली। क्या ही करते, उस सब्जी वाले का नुकसान भी भरना पड़ा और उससे माफ़ी भी मांगनी पड़ी। फिर सभी ने उनकी गाड़ी को निकलने के लिए रास्ता दे दिया। वो सब्जी वाला हाथ जोड़कर आंखों में पानी लेकर बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, अगर आज आप नहीं होते तो मेरा परिवार भूखा रह जाता। अव्यक्त ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे होते हुए, भला कैसे ये सब हो सकता था? वैसे भी जब से यहाँ आया हूँ आप लोग तो मेरा परिवार ही बन गए हैं। अब अपने परिवार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वो सब्जी वाला अव्यक्त के गले लग गया और बाकी सबने तालियां बजा दी। अव्यक्त के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। अंकुश जी गुस्से से अपने घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्होंने अपने घर को सजा हुआ और मेहमानों से भरा हुआ देखा। सभी एक स्वर में गा रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। पिंक कलर का लहंगा पहने अनवी तालियां बजाते हुए अंकुश जी के पास आई और गाते हुए अंकुश जी का हाथ पकड़ लिया। हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अनवी को देखकर अंकुश जी अपनी सारी नाराजगी भूल गए और होंठों पर मुस्कान लाकर उन्होंने अनवी के गाल पर प्यार भरा हाथ रखा। प्रिंसेस, ये सब क्या है? अंकुश जी ने पूछा तो अनवी उनकी बाह पकड़कर उन्हें सबके बीच लाई और मुस्कुराते हुए बोली, आपके बर्थडे के लिए छोटी सी पार्टी। कहते हुए उसने केक की तरफ इशारा किया। सभी ने खुशी के साथ तालियां बजा दी। अंकुश जी ने अनवी को बगल से लगाकर उसके सिर को चूमा और बोले, थैंक यू सो मच माय लवली प्रिंसेस। अच्छा, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से केक कट कीजिए। अनवी ने कहा तो सभी ने होटिंग शुरू कर दी। अंकुश जी केक कट करने ही वाले थे कि अनवी की नज़र दरवाजे से आए अव्यक्त पर गई। उसने अंकुश जी को रोका तो सभी ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। अनवी दौड़कर दरवाजे पर गई और अव्यक्त से बोली, थैंक यू सो मच जो आप यहाँ पर आए। फिर अनवी अव्यक्त को अंदर ले आई। सभी अव्यक्त को हैरानी से देख रहे थे क्योंकि एक तो उसके कपड़े और हुलिया भी बिल्कुल उन लोगों से मैच नहीं कर रहा था। ऊपर से अनवी का उसे यूं अंदर लाना सबके लिए बहुत अजीब था।
वो अव्यक्त को बिल्कुल अंकुश जी के पास लेकर आई और बोली, डैड अब केक कट कीजिए। अंकुश जी तो गुस्से से लाल हुए जा रहे थे। आखिर इतनी इंसल्ट हुई उनकी सबके सामने, वो भी अव्यक्त की वजह से। उनका तो मन कर रहा था कि अभी अव्यक्त को घर से बाहर कर दे, लेकिन अन्वी के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर वो रुक गए। गुस्सा तो अव्यक्त को भी आ रहा था। उसे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतना रूड और एरोगेंट इंसान अन्वी जैसी स्वीट लड़की का पिता होगा। डैड क्या हुआ? अच्छा, इनके बारे में सोच रहे हैं, मैं बाद में इनके बारे में आपको बताती हूँ। अन्वी ने पहले अंकुश जी से सवाल किया और फिर अव्यक्त पर उनकी नज़र पाकर उसने जवाब दिया। सभी की अजीब नज़रों से अव्यक्त की नज़रें झुक गई। वो तो खुद पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आया था। अन्वी को जब उसने देखा तो इतना तो समझ गया था कि वो एक अच्छे घर से है, और इतने बड़े घर से है, ये तो उसे आइडिया भी नहीं था। अंकुश जी ने गुस्से का घूंट पीकर केक कट किया। सभी ने खुश होकर तालियां बजाई। फिर अंकुश जी ने सबसे पहला बाइट अन्वी को खिलाया। अंकुश जी की नज़र अव्यक्त से मिली, लेकिन उन्होंने उससे नजरें फेर कर दूसरों को केक खिलाना शुरू कर दिया। अन्वी ने जब ये देखा तो उसने सोचा कि वो खुद ही अव्यक्त को केक खिला देती है। उसने केक का एक बाइट लिया और अव्यक्त को देने की हुई कि वो अपनी जगह पर उसे दिखाई नहीं। फिर जब उसने अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो थोड़ी ही दूर पर वो उसे खड़ा दिखा। अव्यक्त पूरे घर को यूं कहा है तो बंगलों को देख रहा था और मन में कह रहा था, वाह क्या घर है, काश मैं भी ऐसा घर खरीद पाऊं। फिलहाल तो मेरे पास खुद का छोटा सा घर भी नहीं है, रेंट पर ही रहना पड़ रहा है, पर कोई बात नहीं, इतना बड़ा ना सही, लेकिन अपना घर तो मैं खरीद ही लूँगा। बहुत जल्द मेरे कंधों पर सितारे, शरीर पर वर्दी और रहने के लिए घर भी होगा। कहते हुए वो मुस्कुरा दिया। तभी किसी ने उसके कंधे पर पीछे से थपथपाया तो उसने मुड़कर देखा। अन्वी के हाथ में एक प्लेट थी जिसमें केक का एक बड़ा सा बाइट रखा था। उसने अव्यक्त से सवाल किया, आपने केक भी नहीं लिया, लिए लीजिए। कहकर उसने अव्यक्त के हाथ में केक की वो प्लेट थमा दी तो अव्यक्त ने उसे मुस्कुराकर ले लिया। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, अव्यक्त ने संजीदगी से कहा तो अन्वी अपनी भौं को सिकोड़ कर बोली, अगर बुरा लगने वाली बात ना हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं। आप बहुत सुंदर लग रही हैं, अव्यक्त ने मुस्कुराकर कहा तो अन्वी ने खुद को देखा और फिर स्टाइल से बोली, वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। और इतना कहकर वो खिलखिलाकर हंस दी। अव्यक्त फिर से उसकी हंसी में खो गया। अन्वी ने खुद को सामान्य किया और उसके आगे चुटकी बजाई तो अव्यक्त भी सामान्य होकर बोला, हाँ लेकिन इस लहंगे में और भी सुंदर लग रही हैं, है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, पर यहाँ पर बाकी सब मुझे वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनाने में लगे हुए हैं। मैंने उन्हें इतनी बार कहा है कि मुझे सादगी पसंद है। जो खूबसूरती सिंपल सिटी में है वो कहीं नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ, मुझे वेस्टर्न ड्रेसेस पसंद ही नहीं है। कभी कभी तो भगवान से कहती हूँ कि मुझे इस फैमिली में क्यों पैदा कर दिया। अगर किसी मिडिल क्लास फैमिली में होती तो आराम से ये कपड़े पहन पाती। अन्वी की बात पर अव्यक्त हंस दिया तो अन्वी ने उसे हैरानी से देखा। आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं? अन्वी ने पूछा तो अव्यक्त बोला, आपकी बात को सुनकर हंसी आ गई। पहली बार कोई ऐसा इंसान देखा है जिसके पास इतनी दौलत है लेकिन उसे ये चाहिए ही नहीं। भले ही मुझे यहाँ पर इतनी फ्रीडम मिली हुई है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकती हूँ, लेकिन जो बात मिडिल क्लास फैमिली में है ना वो कहीं नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मिडिल क्लास फैमिली से है। जब भी मैं उसके घर जाती हूँ ना तो एक सुकून मिलता है। वहाँ दौलत शोहरत की गर्मी नहीं है, बल्कि परिवार के प्यार की ठंडक है। मानती हूँ कि लाइफ में पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब इंसान को इतनी ज़्यादा दौलत मिलती है ना तो उसका सुकून छिन जाता है। अन्वी पास के चेयर पर बैठी, उसके साथ ही अव्यक्त भी वहाँ बैठ गया। अन्वी ने आगे कहा, मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई। पापा सारा दिन ऑफिस के काम में बिजी रहते हैं। कहने के लिए इतना लंबा चौड़ा घर, पैसे, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। ये पूरा घर मुझे काटने के लिए दौड़ता है। अंदर का सुकून ढूंढने के लिए बाहर जाती हूँ, दोस्तों के साथ रहती हूँ, लेकिन फिर भी वो शांति नहीं मिलती। वहीं अगर मैं किसी मिडिल क्लास फैमिली में होती तो मेरे पापा सुबह काम के लिए निकलते और रात को मेरे पास आ जाते और फिर मैं उनसे अपने दिल की सारी बातें कहती। जिंदगी कितनी खुशहाल होती, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई। अव्यक्त ने उसके हाथ पर हाथ रखा और बोला, आप दुखी मत होइए, क्या पता आपकी किस्मत में इससे आगे सुकून हो।
अव्यक्त ने कहा तो अनवी उसे हैरानी से देखने लगी। अव्यक्त अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बोला, हाँ, क्या पता आपका हमसफ़र एक मिडिल क्लास फैमिली वाला इंसान हो, जिसके पास आपको वो सारी खुशियाँ मिलें जो आपको चाहिए। उसकी बात पर अनवी फीकी मुस्कुराई और बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पापा जितना मुझसे प्यार करते हैं उतना ही अपने स्टेटस से वो मेरी शादी ऐसे इंसान से नहीं कराएंगे जिसका स्टेटस भी बिल्कुल उनके जैसा ही हो। किस्मत की लकीरों में क्या लिखा है ये तो कोई नहीं जानता। क्या पता आपकी किस्मत में वैसा ही हमसफ़र हो जैसा आपको चाहिए। अव्यक्त ने उसे सहानुभूति देते हुए कहा तो अनवी खुश होते हुए बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको सबसे पहले इनवाइट करूंगी, स्पेशली आपको इनवाइट करने के लिए आऊंगी। अव्यक्त ने मुस्कुराकर मन में कहा, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सबसे पहले इनविटेशन मुझे ही मिलेगा। अपने मन में, आफ्टर ऑल दूल्हे को तो सबसे पहले ही पता चलता है ना। अनवी और अव्यक्त बातें कर रहे थे, तभी किसी ने अनवी को आवाज़ दी तो वो अव्यक्त के पास से वहां चली गई। अव्यक्त वहां बैठा अनवी की बातों पर हैरान और खुश दोनों हो रहा था। तभी वहां अंकुश जी हाथ में शैंपेन का गिलास लिए आए और अव्यक्त से गुस्से में बोले, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? उनकी आवाज़ पर अव्यक्त की तंद्रा टूटी तो वो अपनी जगह से झट खड़ा हुआ और उनकी तरफ देखकर बोला, आपकी बेटी ने इनवाइट किया है मुझे। उसकी बात पर अंकुश जी टेढ़ा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें यह इनविटेशन लेने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? लुक एट योर सेल्फ और फिर इन सारे गेस्ट्स को देखो। खुद ब खुद तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी, बड़े ही घमंड के साथ उन्होंने कहा। तो पहले तो अव्यक्त ने उन्हें देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, देखिए सर, अगर बात औकात की है तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अच्छे से देख चुका हूँ कि आप जैसे बड़ी औकात वाले इंसान किस तरह से औरों को ट्रीट करते हैं। मुझे भी आपके जैसा बड़ी औकात वाला बनना था, लेकिन जब मैंने आज आपको उस सब्जी वाले के साथ इतना प्यारा बर्ताव करते देखा तो मैंने सोच लिया कि औकात भले ही कम रह जाए पर व्यवहार तो नरम ही रहना चाहिए। अव्यक्त की सटीक और एकदम सही बातों ने अंकुश जी के गुस्से को बढ़ा दिया, मानो किसी ने देखती हुई आग में घी डाल दिया हो। वो पार्टी में कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आसपास देखा और अव्यक्त के करीब होकर अपने दांतों को चबाते हुए बोले, बहुत ज्ञान देने का शौक है ना तुम्हें, तो जाकर किसी और को देना, लेकिन मेरी पार्टी खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी गरीबी की बदबू से पूरी पार्टी खराब हो रही है। अंकुश जी की गुस्से और घमंड से भरी बात ने अव्यक्त के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वो मुस्कुराते हुए ही बोला, दौलत के आसमां में बहुत ऊंची उड़ान होती है, जो उड़ना सीख ले वो हस्ती महान होती है। अगर यही रहा रवैया आपका तो नीचे आने में देर न लगेगी और वहां से गिरने में तकलीफ भी बेशुमार होती है। अव्यक्त की मुस्कान और बातें तो वैसे ही अंकुश जी के गुस्से के अंकुर को पानी दे रही थी। अब उसकी इस कविता ने तो उस बीज को सीधा पौधा ही बना दिया था। अव्यक्त अपने उसी लहजे में आगे बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि आप अनवी के पिता हैं तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आता। इनफैक्ट अगर मुझे ये भी पता होता कि अनवी इतने बड़े घर की प्रिंसेस है तो भी मैं यहाँ नहीं आता, क्योंकि मुझे मेरा आत्मसम्मान बहुत प्यारा है। अब जब सब पता चल ही गया है और अनवी का कहा भी पूरा हो गया है तो मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच जो आपने मुझे इतनी देर के लिए झेला। केक भी टेस्टी था। हाँ, अगर अनवी के हाथ से नहीं मिलता तो उसमें अमीरी के घमंड की गंध ज़रूर आती। अव्यक्त ने इतना कहा और अपने हाथ में पकड़ा बुके अंकुश जी के हाथ में देकर वो हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। अंकुश जी ने गुस्से से उसे देखा और उसके बुके को गुस्से से टेबल पर पटक दिया। तुमने मुझे अंकुश वर्मा को इतना सुनाया, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कहकर वो गुस्से से पलटकर चले गए। थोड़ी देर बाद अनवी अव्यक्त को ढूंढते हुए वहां आई, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं। ये कहाँ चले गए? उसने खुद से ही पूछा और इधर उधर उसे देखने लगी। उसने एक वेटर से पूछा तो उसने बताया कि अव्यक्त अभी अभी बाहर निकला है। तो वो उसे थैंक यू बोलकर बाहर आ गई। उसने पहले अपने दाएं देखा और फिर बाएं, तो उसे बाएं तरफ अव्यक्त उससे कुछ ही दूरी पर धीमे कदमों से चलते हुए दिखा। वो दौड़कर उसके पास आई। एक्सक्यूज मी, अनवी की आवाज़ पर अव्यक्त ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। वो दौड़कर उसके सामने आई और बोली, क्या ज़रूरत थी आपको ऐसे वहाँ से आने की? जब मैंने आपको इनवाइट किया है तो आपका यह फ़र्ज़ बनता है कि मुझे बताकर जाएं, लेकिन आप तो ऐसे ही निकल आए। टू बी कंटिन्यूड।
दोस्तों, आपके अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स ही हमें लिखने की प्रेरणा देते हैं। जब आप अपनी समीक्षाओं से हमारा मनोबल बढ़ाते हैं तो सच में दिल खुश हो जाता है। बस आप ऐसे ही वीडियो को लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि हम ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से आपका मनोरंजन करते रहें।